अमेरिका में बाइडेन सरकार का कार्यकाल पूरा होने और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले दो बड़े खुलासे हुए हैं। अब ये दोनों खुलासे मोदी सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को लेकर हैं। ये दोनों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अमेरिका के जाने माने और बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी हैं। इन दोनों खबरों का असर इतना गहरा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो पहली रिपोर्ट छापी है उसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार मालदीव में चीन समर्थक मुइज्जू सरकार को गिराना चाहती थी। इसमें रॉ के ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए अपने 6 दुश्मनों की हत्याएं करवाई। यानी मोदी जी जो कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे, वो वाला काम किया गया। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश और कनाडा में निज्जर की हत्या के साथ अब ये दो और मामले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछल गए हैं। तो क्या इससे मोदी सरकार की साख को धक्का लगेगा? क्या मोदी सरकार के लिए अमेरिका में नए केस खुलने जा रहे हैं? बाइडेन सरकार के जाने और ट्रंप सरकार के आने के बीच का जो समय है उसमें क्या मोदी सरकार पर घेरा कसने की कोशिश हो रही है? खुद मोदी सरकार का इस बारे में क्या कहना है? इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उसके बहुत बड़े व्यापारिक हित भारत से जुड़े हुए हैं। आपने भी कभी ना कभी उसकी वेबसाइट से सामान खरीदा होगा। तो चलिए एक एक करके वॉशिंगटन पोस्ट के दोनों खुलासों या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी पहली रिपोर्ट को नाम दिया है इन इंडियाज शैडो वॉर विद पाकिस्तान, ए कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स। यानी पाकिस्तान के साथ छाया युद्ध में गुप्त हत्याओं का अभियान। रिपोर्ट का शीर्षक ही सनसनीखेज है। इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया गया है कि किस तरह से रॉ ने 13 साल बाद अपने एजेंट की हत्या का बदला लिया। इसमें बताया गया है कि पिछले साल अप्रैल में लाहौर में 2 अज्ञात शख्स तांबा उर्फ अमीर सरफराज के घर में दिन दहाड़े घुसे, उसे 3 गोलियां मारी और होंडा मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए। तांबा उर्फ सरफराज पर आरोप था कि उसने जेल में बंद रॉ एजेंट की पीट पीट कर हत्या की थी, लेकिन सरफराज जेल से बरी हो गया। इससे रॉ नाराज थी और 13 साल बाद उसने अपने एजेंट की हत्या का बदला ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने कुछ हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब रॉ का किया धरा है। सभी हत्याओं का पैटर्न एक जैसा है। कहीं से अज्ञात शख्स आते हैं, भारत के दुश्मन को ठोकते हैं और गायब हो जाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि उसने इस तरह के केसेस की पड़ताल की है और पाया है कि 2021 से अब तक कम से कम 6 लोगों की पाकिस्तान में घुसकर हत्या की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि एक किस्म से पाकिस्तान में प्रैक्टिस की गई और तमाम सुधार करने के बाद रॉ के अधिकारियों ने कनाडा और अमेरिका में सिख अलगाववादियों की हत्या का आदेश दिया। इस रिपोर्ट में इस बात का आभास भी मिलता है कि दरअसल अमेरिकी सरकार की मंशा क्या है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात इस सनसनीखेज रिपोर्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विदेशों में देश के दुश्मनों को मारने के लिए एक असैसिनेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत रॉ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मारने में सफल भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में जो हत्याएं करवाई हैं उनमें अफगानी लोगों या छोटे मोटे अपराधियों की मदद ली गई है। इसमें कभी कोई भारतीय नागरिक शामिल नहीं रहा।
यह भी कहा गया है कि रॉ के काम करने का तरीका इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जैसा है। इसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए इस अभियान की तारीफ की थी और भारत के दुश्मनों को उसके घर में मारने का दावा किया था। साथ ही सरकार समर्थक न्यूज चैनलों पर इसका जश्न भी मनाया गया। इन कार्यक्रमों में रॉ के असैसिनेशन प्रोग्राम की तारीफ की गई। साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान में कुछ हत्याएं ऐसी हुई जिनके बारे में भारतीय न्यूज चैनलों को पाकिस्तानी पुलिस से पहले पता चल गया था। दरअसल मोदी के घर में घुसकर मारने वाले बयान और न्यूज चैनलों में पाकिस्तान में हुई हत्याओं के जश्न को जोड़कर यह बताने की कोशिश की गई है कि जो रिपोर्ट में कहा गया है वो सही है। अब आते हैं वॉशिंगटन पोस्ट के उस हिस्से पर जिससे यह आभास मिलता है कि अमेरिका का भारत को लेकर गेम प्लान क्या है। इसके लिए जरूरी है कि मैं इस रिपोर्ट की उन 3-4 लाइनों को आपको पढ़कर सुनाऊं, तभी आपको सही सही अंदाजा हो सकेगा। तो मैंने एक कागज पर इसे नोट डाउन कर लिया है। The Washington Post is investigating a global surge in campaigns of cross-border repression. The US and other Western governments have struggled to stem this phenomena. As a result, sanctuary for those fleeing persecution is shrinking on nearly every continent. इससे बिटवीन द लाइंस क्या कहा गया है और किस मानसिकता के साथ इस रिपोर्ट को लिखा गया है, यह आपको समझ में आ जाएगा। इस रिपोर्ट का पूरा निचोड़ ही इसमें है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संघर्ष किया है। नतीजतन कानूनी कार्रवाई से भागने वालों के लिए हर कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप में दायरा सिकुड़ रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश भारत के पीछे पड़ गए हैं। अभी पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे, जबकि अमूमन होता यह है कि जब नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हों तो इस तरह के दौरे नहीं किए जाते। यानी ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ही जयशंकर को अमेरिका जाना चाहिए था। परंपरा कम से कम यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को भनक लग गई हो और वो मामला सुलटाने के लिए अमेरिका गए हों। यह सिर्फ अनुमान है। वैसे भारत सरकार ने भी इस मामले में और म्यांमार में सरकार गिराने की कोशिश वाली रिपोर्ट पर अपना पक्ष रख दिया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि पहले म्यांमार कांड के बारे में चर्चा जरूरी है। वॉशिंगटन पोस्ट की दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मालदीव में चीन समर्थक मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से हटाकर तख्ता पलट करना चाहता था। 30 दिसंबर 2024 की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसके पास डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल इनिशिएटिव नाम के कुछ दस्तावेज मौजूद हैं। इसमें मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए 40 सांसदों को रिश्वत देने का प्लान बनाया गया। सांसदों के अलावा सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ क्रिमिनल गैंग्स को भी पैसे देने का प्लान था। रिपोर्ट के मुताबिक इस साजिश को रचने वालों ने भारत से 51 करोड़ रुपए की मांग की। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि मुइज्जू परिवार के एक सदस्य ने उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग्स दी हैं। इसमें रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी और अन्य भारतीय मीडिएटर्स के बीच मुइज्जू को हटाने की बातचीत रिकॉर्ड है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने यह साफ भी किया है कि महीनों चली इस गुप्त बातचीत में मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए पूरे सांसद नहीं मिले। भारत ने भी मुइज्जू को हटाने का प्रयास आगे नहीं बढ़ाया और ना ही फंड मुहैया करवाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में घुसकर हत्याओं को अंजाम देने और मालदीव्स में सरकार गिराने वाली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह अखबार और इसके रिपोर्टर दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं।
अब आपको बताते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है। इसके मालिक हैं दुनिया के चंद सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस। नाम तो सुना ही होगा। ये अमेजॉन के मालिक हैं। यहां से अकूत दौलत कमाने के बाद इन्होंने भी वही किया जो भारतीय बिजनेसमैन भी करते हैं। इन्होंने मीडिया में पैसा लगाया और वॉशिंगटन पोस्ट को 2012 में खरीद लिया। ऐसे मीडिया हाउसेस जिसकी सरकार होती है उसका गुणगान करते हैं। भारत में कम से कम ऐसा होता है। इससे बिजनेसमैन को कुछ फायदा होता होगा। इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जेफ बेजोस ने एक नई एडिटोरियल पॉलिसी अपनाई, वो भी वोटिंग से कुछ दिन पहले। जेफ बेजोस ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा। इसके विरोध में वॉशिंगटन पोस्ट में इस्तीफों की लाइन लग गई और लाखों ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन घट गए। ऐसा होने से पहले इस अखबार में कमला हैरिस के समर्थन में एक लेख छपने वाला था। यह माना गया कि जेफ बेजोस ने हवा का रुख भांपते हुए एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन ही किया। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसी कड़ियां आप जोड़िएगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। पीएम मोदी जी को इस शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं दिया गया है। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने ये 2 रिपोर्ट मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए छाप दी हैं। अब मोदी सरकार और ट्रंप के रिश्ते कैसे होने जा रहे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।